हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने ओम्स लॉ बताया था। ओम्स लॉ में हमने देखा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आया था, जिसमें V इज़ इक्वल टू I इंटू R आपने निकाला और V अपान I इक्वल टू R बोला गया, जिसमें R आपको बोला गया कि R आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है और उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से बेसिकली होता क्या है उसको समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब हम ये बोल सकते हैं रुकावट। जब हम किसी भी मूविंग बॉडी को रोकना चाहते हैं तो हम वहाँ पे ब्रेकर अप्लाई करते हैं। जैसे कोई सड़क पे रोड पर आपकी गाड़ियाँ चलती है तो जगह जगह आपके ब्रेकर लगे होते हैं। वो ब्रेकर क्या काम करते हैं, उस वैन के, बाइक के, मोटर के जो भी रहते हैं उनके स्पीड को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। वैसे यहाँ पे कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस काम करता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो चार्ज के जो स्पीड होते हैं, चार्ज के जो फ्लो होते हैं, उनको कम करने का जो कंडक्टर के पास प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मतलब किसी कंडक्टर के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी हमेशा होता है जो चार्ज के फ्लो को कम करता है, चार्ज के फ्लो को रोकता है, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस। मतलब अपोजिशन क्रिएट करता है। अपोजिशन क्रिएट करने का मतलब रोकना। तो हम ये बोलेंगे कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो एक तरह से अपोजिशन है, कंडक्टर में चार्ज के फ्लो को रोकने का काम करता है। और रेजिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल R से, और रेजिस्टेंस को हमने पिछले क्लास में निकाला हुआ है। रेजिस्टेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो हम लोग यूनिट निकालते हैं तो यूनिट आपका किसके इक्वल होता है। देखने से अगर हम यहाँ पे इसके हेल्प से यूनिट निकालना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आपका होता है वोल्ट और करंट का यूनिट आपका होता है एम्पियर। तो यूनिट आपका बन जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन जब हम नॉर्मली इसको एक दूसरे तरीके से इसका यूनिट बोला जाता है, जो इसके पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स ने अपने ही नाम पर रेजिस्टेंस का यूनिट बोला है, इसको हम बोल सकते हैं ओम, ओ, और इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है। मतलब यूनिट चाहे आप वोल्ट पर एम्पियर लिखें चाहे ओम लिखें, मतलब एक ही है। अब ये रेजिस्टेंस डेफिनेशन तो हमें पता चल गया कि ये एक तरह से प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को ध्यान से और डीपली पढ़ें कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, क्या रेजिस्टेंस आपका फिक्स होता है या रेजिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है, तो आंसर है रेजिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है। रेजिस्टेंस किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास ये वायर है और इस वायर का कुछ पर्टिकुलर लेंथ है और इस वायर का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो जब हम रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले एलिमेंट को पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि फर्स्टली कि रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी भी कंडक्टर का, किसी वायर का जो लेंथ होता है वो जितना ज़्यादा होगा उस वायर का रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और नेक्स्ट आपको बोला गया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 1 अपॉन आप लिख सकते हैं कैपिटल A। ये माइंड में रहे। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब जैसे ऐसे समझ लें कि आपका, मान लीजिए ये आपका एक वायर है, वायर का ये कुछ लेंथ है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये होता है कि वर्टिकल लाइन में जब हम किसी भी बॉडी को कट करते हैं तो जो एरिया मिलता है उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। थर्ड आपका होता है, थर्ड वैसे बोल सकते हैं मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का नेचर कैसा है, उसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जब हम फार्मूला डिराइव करते हैं तो केवल 2 ही लेते हैं। और आगे आप ये भी देखेंगे जब हम लोग ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें ये भी देखा जाएगा तो कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
लेकिन चूंकि हमने ओम्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था, इसलिए रेजिस्टेंस भी आपका कांस्टेंट आया था। अगर हम इस दोनों को कंबाइन करें, इसको सपोज कर लें इक्वेशन फर्स्ट, इसको सपोज कर लें इक्वेशन सेकेंड, और इनको कंबाइन करें तो हम क्या देखते हैं, कंबाइंड बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए R प्रोपोर्शनल टू L है, इसको कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और यहाँ पे जो हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पे भी आपका एक कांस्टेंट टर्म आता है। वो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे रो से इंटू L अपॉन A। मतलब रो आपका एक तरह से क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो लिख देंगे वेयर रो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, इसी को हम एक नया नाम देते हैं, एंड इट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी नाम दिया जाता है। मतलब अगर आप किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो वायर के रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें लेंथ चाहिए, एरिया चाहिए, और उस वायर का रेजिस्टिविटी चाहिए। रेजिस्टिविटी आपका फिक्स होता है किसी भी मटेरियल का। अगर सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी आपका फिक्स रहेगा, चाहे उसका लेंथ ज़्यादा हो चाहे कम हो। लेकिन रेजिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका लेंथ और एरिया के प्रोपोर्शनल मतलब रिलेशन में होता है। ये आप याद रखें। थैंक यू।